देसी सत्ता की बात करते हैं, जिसमें ग्रेट औरंगजेब वाला विवाद काफी तेजी से फैलता जा रहा है। महाराष्ट्र में अबू आजमी ने सबसे पहले औरंगजेब की तारीफ की थी। अब आज इस पर यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने इलाज का दावा कर दिया, जबकि अखिलेश यादव ने उनका बचाव किया। वहीं बिहार में औरंगजेब के सबसे नए प्रशंसक मिले हैं खालिद अनवर, नाम है इनका। ये कह रहे हैं कि औरंगजेब को लेकर दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए, जबकि इनसे एक कदम और आगे बढ़कर बिहार के ही AIMIM के नेता अख्तरुल ईमान ने कह दिया कि औरंगजेब देश के कण कण में है। कुल मिलाकर ग्रेट औरंगजेब बनाम हेट औरंगजेब का मामला तेजी से फैलता जा रहा है और अबू आजमी की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। औरंगजेब की तारीफ करने के मामले में अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और सदन ने प्रस्ताव को पारित कर दिया, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक हैं। उनको इस तरह से निलंबित कर देना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच है, बचपना है। एक तरफ अखिलेश यादव अपने विधायक के पक्ष में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले पन्ने पलट रहे हैं, दूसरी तरफ यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ अबू आजमी का इलाज करने का दावा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अबू आजमी को तो भारत में रहने का ही अधिकार नहीं है। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? इन सब के बीच अबू आजमी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। हालांकि अखिलेश यादव के समर्थन के बाद अबू आजमी की राजनीतिक हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन्होंने अपने दफ्तर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तस्वीर लगाई थी वो हटा दी। ये दो वीडियो हैं। पहले वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर है, दूसरे में हटा दी गई है। इन सब के बीच TV9 के खास शो फाइनेंशियल फ्रीडम समिट में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अबू आजमी का लोकतांत्रिक इलाज कर दिया गया है। कि हमको ये इनसेंसिटिव लगता है, लेकिन जो बोलने वाले हैं मूर्ख नहीं है, वो जानबूझकर बोलते हैं। वो एक प्रकार से एक रिफ्ट तैयार करना चाहते हैं। उनकी वोट बैंक में जो रेडिकल एलिमेंट है उसको वो एड्रेस करना चाहते हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बात बोलते हैं। भारत के लिए और भारतीय मुसलमान के लिए भी औरंगजेब कभी हीरो नहीं हो सकता। मुसलमानों का भी हीरो नहीं हो सकता औरंगजेब। आपको एक मुसलमानों में भी औरंगजेब नाम का आदमी नहीं मिलेगा। तो ऐसे समय औरंगजेब का महिमा मंडन ये करना नहीं, बिल्कुल गलत है। तो हमने तो इलाज कर दिया। केवल सस्पेंशन या उसके आगे भी कुछ? देखिए, हम तो लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं, तो लोकतांत्रिक तरीके से जो इलाज कर सकते थे उसको कर दिया। इन सब के बीच अबू आजमी कह रहे हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था, उनके खिलाफ जो हो रहा है वो तानाशाही है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि अब तक जो एक्शन हुआ वो बहुत कम है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कह सकता हूँ। हमने वही चीजें बोली हैं जो हिस्ट्री में दर्ज है, जो आज भी जो प्रोफेसर लोग जाकर जगह जगह मीटिंग करके औरंगजेब के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, वही बातें मैंने बोला है जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। उन बातों को बोलना अगर इतना बड़ा है
तो जो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, जिन्होंने किताबें छापी हैं, उन पे कौन सी कार्रवाई हुई? उन पे कहाँ किताबें, कहाँ बैन कुछ किया गया? उनको ज्यादा से ज्यादा सजा निलंबित करना ये बहुत कम है, क्योंकि हमारे देव पुरुष के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने ये जो अपमानित जो चीज कही है, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। क्योंकि औरंगजेब के बारे में जो बयान दिया था वो किसी को मदद करने के लिए दिया था। भारतीय जनता पार्टी कल विधानसभा में संकट में थी, धनंजय मुंडे के ऊपर विपक्ष हमला करने वाला था, हमलावर हुआ था, तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक आदेश आ गया अबू भाई को, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि हम भी हंगामा करेंगे, हम भी भाषण करेंगे और पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। तो औरंगजेब के ऊपर भाषण दे दिया और पूरा हंगामा कल हो गया उधर। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इतना नेक बादशाह, जो टोपी सीकर अपनी रोजी रोटी का काम चलाया, देश के आम जनों के टैक्स के पैसों को अपने शरीर पर इस्तेमाल नहीं किया। आज भी औरंगजेब इसी मिट्टी में समा गए हैं। वो अंग्रेज नहीं थी जो लूट कर भाग गए थे, बल्कि इस देश की उसने सेवा की थी। पहले इतिहास पढ़ लें, 49 साल बादशाह नहीं रह गया, हिंदुस्तान का बादशाह तो रहा 49 साल। अखंड भारत, जिस अखंड भारत के सपने की बात करते हैं, उसको साकार तो उसी ने किया था। उसी के राज में अफगानिस्तान से लेकर कर, कंधार से लेकर के और बर्मा तक फैला हुआ साम्राज्य था, उसी का तो साम्राज्य था। औरंगजेब के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करके कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती, मुझे नहीं समझ में आता। एक राजा था जो चला गया, आप राजा हैं, हम राजा हैं, हमको बताना है कि हम देश को क्या देने जा रहे हैं। आप इस तरह का माने डिस्कशन नहीं होना चाहिए। चलिए अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए 50 गाड़ियों वाले काफिले पर सवाल है और दिल्ली में महिलाओं को अब तक 2500 रुपए प्रति महीना मिलने में देरी पर बवाल है। इन दोनों खबरों पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिस पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल का वो काफिला देखते हैं, जिसमें इतनी गाड़ियां हैं कि छोटे बच्चे को दिखाकर उसे आप गिनती सिखा सकते हैं। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद मीडिया से लगभग ओझल चल रहे अरविंद केजरीवाल आज से 10 दिनों के विपश्यना पर हैं। इसके लिए कल ही वो पंजाब के होशियारपुर पहुंचे। उनके काफिले में इतनी गाड़ियां थी कि बीजेपी ने उन पर और पंजाब सरकार पर हमले का एक्सीलेटर दबा दिया और ये आरोप लगाया कि पंजाब का पैसा अरविंद केजरीवाल की मेहमान नवाजी पर उड़ाया जा रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल 50 गाड़ियों के काफिले से पंजाब के होशियारपुर पहुंचे। उनके काफिले में 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर कारें थी और काफिले की सुरक्षा पंजाब पुलिस के 100 से ज्यादा कमांडो कर रहे थे। इतना ही नहीं, सिरसा ने यह आरोप लगाया कि केजरीवाल शांति और सादगी की बात करते हैं, लेकिन 50 गाड़ियों के काफिले से अहंकार दिखाते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के काफिले वाले वीडियो में 50 तो नहीं, लेकिन 20 गाड़ियां जरूर दिखी, जिस पर अब फुल टाइम राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि काम करने के बदले बीजेपी के मंत्री सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस में थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ नेता इसे सही कह रहे हैं तो कुछ गलत बता रहे हैं। और एक काशी विपासना है, कैसी शांति ढूंढने गए हैं, जिसके अंदर उनको 100 गनमैन साथ में चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के पैसे को ऐसे उड़ा रहे हैं, वहां पर विपासना करने नहीं, वहां पे मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा करने के लिए गए हैं। हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है, आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई जो अय्याशी है और जो ऐश है, उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपनी विपासना में भी वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। दिल्ली के शीश महल के तानाशाह और लूट के शहंशाह अरविंद केजरीवाल अब पंजाब को लूटने के लिए अपना दिल्ली का लूटू टोला लेकर पंजाब में रात बैठे। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी न एमएलए है, न एमपी है, न कभी किसी पद पर रहे। उनको तो Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है। और एक आदमी जो पूर्व मुख्यमंत्री है और एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है, तो अगर उसको सिक्योरिटी मिलती है तो क्या नुकसान है, क्या गलत बात है।
राजनीति सिर्फ अरविंद केजरीवाल के काफिले पर नहीं हो रही है, बल्कि बीजेपी के उस वादे पर भी हो रही है जिसमें 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा था। आज इस वादे के पोस्टर लग गए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के ITO फ्लाईओवर पर बैनर लगवाया जिसमें लिखा था, बस 3 दिन और हर महिला को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 2,500 रुपए भी मिलेंगे, सस्ती दरों पर गरीबों को सिलेंडर भी दिए जाएंगे और दिल्ली में एजेंडा बीजेपी चलाएगी, आम आदमी पार्टी नहीं। दरअसल ITO फ्लाईओवर पर लगे इस पोस्टर की कहानी यह है कि बीजेपी ने वादा किया था कि 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए डाले जाएंगे, लेकिन ना तो अब तक कैबिनेट से ऐसी कोई योजना बनी है और ना ही बजट दिया गया है। आम आदमी पार्टी इसे ही मुद्दा बना रही है, जिस पर दोनों तरफ से राजनीतिक एक्शन देखने को मिल रहा है। तो काफिले और पोस्टर वाले विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल का विपश्यना सेशन आज से शुरू हो गया है। वो 15 मार्च तक विपश्यना करेंगे। हालांकि सवाल ये भी है कि वो इस दौरान क्या सोचेंगे। पिछले कुछ वक्त से जिन चीजों ने उनकी राजनीति को प्रभावित किया है वो जरूर उनके दिमाग में होंगी। उनके आसपास कई विचार चक्कर काटेंगे, जैसे शराब घोटाले की राजनीति और जेल वाला जोखिम, दिल्ली चुनाव में हार, CM पद गया, विधायक भी नहीं रहे, शिक्षा घोटाले के आरोप, CAG रिपोर्ट पर हो रही सियासत, सियासी करियर में पहली बार बिना सत्ता वाली जिंदगी, पार्टी का क्या होगा और सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या होगा, आगे का सियासी रास्ता कैसा रहने वाला है। तमाम विचारों को मत कर अरविंद केजरीवाल किस तरह अपने भविष्य का सियासी सूत्र निकालते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। सत्ता में अब आपको एक मशहूर कन्नड़ एक्ट्रेस से मिलवाते हैं, जिनकी चर्चा पिछले कुछ घंटों से ना तो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए हो रही है और ना ही किसी फिल्म में बेहतरीन अदाकारी को लेकर, बल्कि वो सुर्खियों में गोल्ड के साथ अपनी गिरफ्तारी को लेकर चर्चा में है। हो सकता है आप इनका नाम ना जानते हो सकता है आपने किसी फिल्म में इन्हें अभिनय करते हुए नहीं देखा है, लेकिन आज इनका नाम और इनका काम आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। इनका गिरफ्तारी वाला इंट्रोडक्शन आपको करवाते हैं। कन्नड़ एक्ट्रेस का नाम है रान्या राव। 3 मार्च को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। DRI ने रान्या राव को 14.8 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया। रान्या राव कर्नाटक के DGP की सौतेली बेटी हैं। DRI अधिकारियों के अनुसार दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट के जरिए भारत लौटी थी। अदालत ने रान्या राव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। रान्या राव के पिता रामचंद्र राव कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। जानकारी के मुताबिक रान्या राव ने एयरपोर्ट पर उतरते ही खुद को कर्नाटक के DGP की बेटी बताया था। साथ ही लोकल पुलिस से कांटेक्ट कर एयरपोर्ट से निकलने की कोशिश भी की थी, लेकिन DRI की टीम उन्हें बेंगलुरु के DRI हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए ले गई। जांच में पता चला कि रान्या राव कुछ सोने को अपने कपड़ों में छिपा रही थी। अवैध सोने की पुष्टि होने के बाद एक्शन हुआ। एक्ट्रेस की गिरफ्तारी के बाद जब कर्नाटक में सियासी बयानबाजी शुरू हुई, बीजेपी नेता कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। अब वहीं कांग्रेस डिफेंसिव मोड में है। सत्ता में अब आज के रिमाइंडर का समय है, जिसमें ग्लोबल सत्ता में हलचल मचा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे। अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस भाषण की जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, जिसको लेकर वैश्विक विमर्श हो रहा था। ट्रंप का यह भाषण अमेरिकी संसद में हुआ। इस भाषण में रूस यूक्रेन वॉर से लेकर ट्रेड वॉर तक की दिशा बदलने वाली धार थी। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे 44 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ भाषण दिया, जो अमेरिकी संसद में किसी भी राष्ट्रपति का अब तक का सबसे लंबा भाषण था, जिसमें ट्रंप ने वैश्विक सत्ता से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। इस भाषण के कुछ कीवर्ड्स इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं, जिनमें ग्रीनलैंड, टेरिफ, यूक्रेन, चीन, जो बाइडेन, थैंक यू मस्क, फ्री स्पीच और भारत भी शामिल है। ट्रंप ने अपने भाषण में 5 बार चीन और 2 बार भारत का जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे ज्यादा फोकस ग्रीनलैंड पर रहा। ग्रीनलैंड पर किसी भी हालात में कब्जा करने का संकल्प उन्होंने दोहराया। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के नए शांति प्रस्ताव पर बात की तो दुनिया में नया टैरिफ वॉर भी शुरू कर दिया। टैरिफ पर ट्रंप ने चीन को चुनौती दी तो भारत के लिए नई टैक्स रेखा खींच दी। डोनाल्ड ट्रंप की ग्लोबल सत्ता वाली इस ट्रिपल कुंजी का पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले ट्रंप के भाषण की कुछ मजेदार वीडियो हाइलाइट्स भी देख लीजिए।
ट्रंप के भाषण को सुनने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला सांसद गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर पहुंची। ये उनका विरोध जताने का एक तरीका था। उनका मकसद ये ध्यान दिलाना था कि कैसे ट्रंप प्रशासन की नीतियां महिलाओं पर बुरा असर डाल रही हैं। ट्रंप के भाषण के दौरान एक और घटना ने लोगों का ध्यान खींचा। डेमोक्रेट सांसद अल ग्रीन भाषण के दौरान ट्रंप का मजाक उड़ा रहे थे। कई बार टोकने के बाद भी जब वो नहीं माने तो अल ग्रीन को संसद से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि ट्रंप ने इस दौरान 26 बार झूठ भी बोला। ट्रंप ने ये झूठ बॉर्डर क्रॉसिंग, रेगुलेशंस, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और दूसरे बड़े मुद्दों पर बोला। ट्रंप के इस झूठ पर विपक्षी नेताओं ने उन्हें फॉल्स स्टेटमेंट वाले प्लैकार्ड्स दिखाए, उनकी हूटिंग की। लेकिन इससे भी काम नहीं चला। कुछ विपक्षी सांसद ट्रंप के भाषण के बीच में ही संसद से उठकर चले गए। अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने जो बाइडेन को अमेरिका का सबसे घटिया राष्ट्रपति बताया, लेकिन टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क की खूब तारीफ की। उन्होंने मस्क से कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके लिए ट्रंप ने मस्क को थैंक यू भी कहा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के वो 5 ऐलान भी जान लीजिए जिनका असर पूरी दुनिया पर होने जा रहा है, जिनसे पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकता है। ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। दूसरा बड़ा ऐलान टैरिफ को लेकर हुआ। ट्रंप ने साफ कर दिया कि जो हम जितना टैक्स लगाएगा, हम भी उस पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा कि ज़ेलेंस्की समझौते के लिए तैयार हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की का लिखा हुआ लेटर भी पढ़ा। ट्रंप का अगला बड़ा ऐलान अवैध प्रवासियों को लेकर हुआ। ट्रंप ने एक बार फिर साफ किया कि अवैध प्रवासियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने चीन को भी सीधी चुनौती दी। बीजिंग से कोई समझौता मंजूर नहीं होने की बात भी कही। हमने कल आपको सत्ता में भी बताया था कि ट्रंप युद्ध और ज़ेलेंस्की को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, और वैसा ही हुआ भी। ज़ेलेंस्की ने आखिर ट्रंप के सामने एक तरह से सरेंडर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन पुतिन से दोस्ती वाले कुछ संकेत दिए। चर्चा है कि क्या अब अमेरिका का रुख पुतिन को लेकर बदल गया है, और क्या ट्रंप अब पुतिन से दोस्ती कर लेंगे। इसके संकेत भी ट्रंप ने खुद ही दिए हैं, क्योंकि वो रूस को नहीं बल्कि चीन को अपने लिए असली चुनौती मानते हैं। ऐसी खबरें हैं कि ट्रंप यूक्रेन जंग खत्म कर चीन पर पूरा फोकस करना चाहते हैं। वो यूक्रेन युद्ध को अमेरिका के लिए ध्यान भटकाने वाला मामला मान रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती को मजबूत कर दिया है, जो ट्रंप को किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप रूस को अमेरिका के करीब लाकर चीन को अकेला कर देना चाहते हैं। चीन रूस में दूरी पैदा करना ही फिलहाल ट्रंप की रणनीति है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ज़ेलेंस्की पर समझौते के लिए दबाव डाला जा रहा है, ताकि युद्ध जल्दी से जल्दी रोका जा सके। इसके लिए ट्रंप ने ब्रिटेन की भी मदद ली है। ऐसी जानकारी है कि ट्रंप की धमकी के बाद ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर एक्टिव हुए हैं। ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम को ज़ेलेंस्की के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा और ज़ेलेंस्की से माफी मांगने के लिए कहा गया। ब्रिटिश पीएम ने ज़ेलेंस्की को समझाया कि मुद्दा अब पर्सनल हो गया है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, जिस पर ज़ेलेंस्की के तेवर नर्म पड़े। उन्होंने कहा वो माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन पूरी घटना पर खेद जताएंगे। ट्रंप प्रशासन ने ज़ेलेंस्की के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी, जिसके बाद ही ज़ेलेंस्की की तरफ से ट्रंप को समझौते के लिए चिट्ठी लिखी गई। ब्रिटेन ने ट्रंप से ज़ेलेंस्की के खिलाफ अमेरिकी संसद में न बोलने की अपील की। इसी अपील पर ट्रंप ने संसद में ज़ेलेंस्की के खिलाफ कुछ नहीं कहा। यानी इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत सोच समझ कर हो रहा है। हालांकि यूक्रेन युद्ध कब शांत होगा, ये यूरोप के बाकी देशों का रुख इस पर तय करेगा। हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।